मेरे को अभी नीतीश राजपूत ने अप्रोच किया था एंड उनने लिटरली 4 बजे मैसेज किया था सुबह के। आई वाज शॉक्ड भाई कि मैंने इंडिया के दो सबसे बड़े क्रिएटर्स के साथ काम किया, फाइनेंस विद शरण एंड गेट सेट फ्लाई। क्यों 90% एडिटर्स हमेशा फेल हो जाते हैं एंड वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंच पाते, या आपके वीडियो में स्टोरी नहीं ना, आपको कोई नहीं देखेगा। लाइक क्रिएटिव लोग ना बहुत हीट होते हैं उन लोग। फ्रीलांस का मार्केट जो इंडिया में ना वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। कोई एडिटर 250 रुपये भी कमा रहा है और कोई एडिटर 40,000 भी कमा रहा है एक रील पे। लाइक बेस प्राइस उनका 40,000 है वैसा। लाइक कोई डिज़ाइनर तो 70-80 रुपये में भी थंबनेल बना के दे देते हैं ऐसा। एंड वही फिर ऐसा हो जाता है कि वो 500 वाले पर्सन को लोग क्यों देना पैसा ऐसा। विवेक भाई, वेलकम टू ताबिश खान पॉडकास्ट। आप काफी बढ़िया कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के फील्ड में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कैसे हैं भाई आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ ताबिश भाई, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ। तो विवेक भाई, ये पॉडकास्ट क्यों एक वीडियो एडिटर को वॉच करना चाहिए? आप किस टाइप का वैल्यू इस पॉडकास्ट में देने वाले हैं? पॉडकास्ट बेसिक जो बिगिनर एडिटर है और इंटरमीडिएट एडिटर है ऑलमोस्ट सबके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि मैंने इंडिया के दो सबसे बड़े क्रिएटर्स के साथ काम किया है, फाइनेंस विद शरण एंड गेट सेट फ्लाई उर्फ गौरव ठाकुर, जिनमें मैंने बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज उनसे काफ़ी ज़्यादा गेन किया था। एंड मैंने ये भी चीज़ सीखी कि क्यों 90% एडिटर्स हमेशा फेल हो जाते हैं एंड वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ एंड मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं इनसे कनेक्ट हुआ एंड मैंने कैसे ये सारी चीज़ों को अचीव किया। अमेजिंग। आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम है विवेक बुटोला और मैं मुंबई से बेस हूँ। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हुआ था एंड मेरा क्वालिफिकेशन मैंने बीकॉम से किया है एंड मैं एडिटिंग ऑलमोस्ट 2 साल से प्रोफेशनल लेवल पे कर रहा हूँ। विवेक भाई, आपने कैसे इस वीडियो एडिटिंग के फील्ड में एंटर किया? आपकी स्टोरी और जर्नी कैसी रही? मैंने एडिटिंग तो 2019 में शुरू किया था एंड उससे पहले मुझे एडिटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो मैं इट्स लाइक वेरी वेरी नूब इन एडिटिंग। तो मैंने जो फर्स्ट किक था जो मुझे मिला था एडिटिंग में, वो ये था कि जब मैंने बिहाइंड द सीन देखे थे वीएफएक्स के, तभी के टाइम पे एवेंजर जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी एंड जो उसका लास्ट का जो थैनोस वाला जो फाइट था ना, जहाँ पे सारे एवेंजर्स मिल के आते हैं, वो वाला था। तो मैंने उसका बिहाइंड द सीन देखा था, तो वहां से मुझे पहली बार वीएफएक्स के बारे में पता चला था। तो वो सारी चीज़ों ने मेरे अंदर फर्स्ट टाइम एडिटिंग के लिए क्यूरियोसिटी जगाई थी एंड मैंने इनशॉट एक ऐप है उसे यूज़ करके एडिट करना चालू किया था। एंड मुझे अभी भी याद है, मैंने 1 मिनट का पार्ट बनाया था, उस पर मुझे ऑलमोस्ट 4.5-5 घंटे लग गए थे। बट वो एक फर्स्ट किक था जो मुझे मिला कि मैं जो सोच रहा था उसे मैं रियलिटी बना पाया। लाइक मैं मेरे दिमाग में था कि ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा एंड जब वो एक्चुअल में रियलिटी बनी ना, तो मुझे वहाँ पे वो टेस्ट हिट हुआ कि यार हाँ भाई, ये चीज़ मतलब है तो बढ़िया है करके। बट मुझे रियलिटी बहुत जल्दी समझ गई थी कि भाई यूट्यूब पे ग्रो करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है यूट्यूब पे ग्रो करना। एंड उसके बाद से मुझे वो कंटेंट क्रिएशन का आदत लग गया था, या कंटेंट क्रिएशन की हैबिट शुरू हुई थी। क्योंकि जब मैंने देखा था ना कि भाई 3-4 दिन लगा के जब कोई वीडियो बना रहा है एंड उसको उस पे हार्डली 3 से 4 या 5 से 10 व्यूज आते थे, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि भाई मैं फर्स्ट वीडियो डालूंगा और उस पर 1-2 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। बट वो मिथ मेरा काफी अच्छे से बस्ट हुआ एंड फिर मैंने प्रॉपर एडिटिंग चालू की। राइट। अगर आपको इस टाइम पे स्क्रैच से वीडियो एडिटिंग सीखना हो, तो कैसे आप सीखेंगे? आपका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वीडियो एडिटिंग सीखने का? तो अगर अभी 2026 में अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ सीख सकता हूँ। तो मेन जो होती है वो 3 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको डिज़ाइन का नॉलेज होना चाहिए, फिर उसके बाद जो स्टोरी है, स्टोरी का नॉलेज होना चाहिए एंड फिर इफ़ेक्ट्स का होना चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो होती है स्टोरी। फिर स्टोरी को आप कैसे दिखाते हो, लाइक जो डिज़ाइन और जो प्रेज़ेंटेबल वे है, वो कैसे आप अचीव करते हो, वो एक चीज़ होती है। एंड फिर उसके बाद होता है थर्ड की प्रीमियमनेस, कि हम कैसे उसे एक अच्छे से पैकेज करके दिखा सकते हैं कि व्यूअर को अच्छा लगे और उसे समझ भी आ जाए वैसा। तो सबसे पहले मैं 1-2 दिन ट्यूटोरियल्स देखूंगा बेसिकली। तो मैं ट्यूटोरियल्स देख के बेसिक समझ जाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर में एक्चुअल में है क्या, लाइक इसके टूल्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है। एंड उसके बाद है फिर सेकेंड थिंग होती है प्रैक्टिकलिटी, कि आपको प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट में होना पड़ेगा। आप उस सॉफ्टवेयर के साथ जितना ज़्यादा टाइम बिताओगे ना, उतना ज़्यादा आप उस सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। लाइक अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ तो मेरे पास देखो, जैसे ही मैं शुरू करूँगा तो मुझे स्टार्टिंग से क्लाइंट आना चालू नहीं होंगे, लाइक डे 1 से मुझे क्लाइंट आना चालू नहीं होंगे।
तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद की वीडियोज़ ही शूट करूँगा, लाइक फेस कैम वीडियोज़, एंड मैं उसी का एक व्लॉग बना दिया या मैंने उसके कुछ छोटे-छोटे क्लिप्स बना दिए। तो ऐसे कर के मैं स्टार्टिंग में खुद 1-2 महीना मैं खुद पे ही फ़ोकस करके ये सारे खुद के ही कंटेंट बनाऊँगा। लाइक मैंने अगर कोई इंस्टाग्राम पे वायरल ट्रेंड देख लिया, तो इनने ये वायरल ट्रेंड बनाया कैसे? तो उसका मैंने ब्रेकडाउन देखा है, एंड वो ब्रेकडाउन को मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बेसिकली वैसे करके मैं और ज़्यादा जल्दी सीख सकता हूँ। तो ऐसा है कि आपको कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेन ऐसा है कि आप खुद के एक्सपीरियंस से, जितना आपको एक्सपीरियंस होता है ना, आपकी वीडियो एडिटिंग उतनी रिफाइन होती है। तो वो बेसिकली एक जो की रोल होता है वो होता है, एंड मेरे को मैं उसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सीखा हूँ। लाइक जितना आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, जितनी सारी क्रिएटिविटी या जितना क्रिएटिव चीज़ आप खुद पे ट्राई करोगे, मेन आप जितना खुद को पुश करते हो, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वीडियो एडिटिंग में। बाकी बाकी सारी चीज़ें इट्स लाइक सेकंड थिंग्स। गॉट इट। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने आपको वीडियो एडिटिंग का प्रोजेक्ट दिया कि मुझे ये वीडियो एडिट करके चाहिए, तो आप अगर एडिट करते हैं तो उनमें किन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आप फोकस करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ज़रूर मुझे ऐड करना चाहिए? और मतलब हुँ, आपको आप हुँ। किन इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आप फोकस करते हैं उस टाइम पे? तो तो इसका एक सिंपल सा ये है, आंसर है कि बेसिकली जभी भी आप किसी क्लाइंट का या किसी भी पर्सन का एडिट करते हो, तो सबसे पहले उनके साथ एक हेल्दी डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके साथ आप स्टोरी बोर्डिंग कर लो, क्योंकि देखो कोई भी जो वीडियो होता है जी, ना, उसका एक पर्पस होता है। तो अगर वो पर्पस उस वीडियो से सर्व हो रहा है, लाइक जैसे कोई कोचिंग वाली कंपनी है, तो उनको ऐसा होता है कि ये वीडियो से हमारे सेल्स ज़्यादा बढ़े। तो मेन आपको ना वो फैक्टर पहले सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है। तो इसके लिए आप ना जो क्लाइंट के साथ अच्छे से डिस्कस कर सकते हो कि आपको इस चीज़ से मैसेज क्या देना है। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ें होती हैं, वो होती है कि आप जब एडिटिंग में बैठे हो, तो आप ना क्लाइंट के साथ स्टोरी बोर्ड पहले करवा लो। स्टोरी बोर्ड क्या होता है कि आप उन सामने वाले क्लाइंट से डिस्कस कर रहे हो कि आपका वीडियो ऐसे-ऐसे दिखेगा या ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगी। तो वो क्लाइंट उस पे फिर आपको फीडबैक देगा। तो ऐसे में कैसा होता है कि आपने एक रफ स्टोरी बोर्ड करके दिखा दिया उनको। जैसे समझो कि आप अगर किसी होटल के लिए, या होटल कोई चेन है, जैसे समझो कोई होटल ब्रांड है, उसे अपने होटल का प्रमोशन करवाना है। तो आपने ना उनको एक रफ स्टोरी बोर्ड करके, एक स्केच करके दिखा दिया, या ड्राइंग बना के दिखा दिया। एंड स्टोरी बोर्डिंग से क्या होता है ना कि आपका 80% एफर्ट्स बच जाता है स्टार्टिंग में, कि आप उनसे पहले डिस्कस कर लो। पहले फर्स्ट स्टेप यही होता है कि पहले आप डिस्कस कर लो कि कैसे-कैसे चीज़ें होंगी और मैं इसे ऐसे-ऐसे दिखाना चाहता हूँ। तो फिर उसमें क्लाइंट भी फीडबैक देगा, तो ऐसे में कैसा हो जाएगा कि आप दोनों का एक क्लैरिटी स्टार्टिंग में बन जाएगा। फिर उसके बाद जब आप काम करोगे ना, तो वो डायरेक्शनल काम होता है, कि मतलब वो 50 फुटेज में से मैं एक अच्छी स्टोरी 15 या 20 सेकंड में कैसे बता सकता हूँ, या मैं ऐसा कौन-सा इफ़ेक्ट यूज़ कर सकता हूँ जिससे वो एक अच्छी सी स्टोरी लगे कि हाँ भाई, ये होटल में प्रीमियम खाना मिलता है या यहाँ प्रीमियम सर्विसेज़ मिलती है। तो सेकंड मेरा हमेशा एडिट करने से पहले वही फैक्टर होता है कि कैसे वो चीज़ मैं एक स्टोरी में बता सकूँ और एक वो फ्लो मेंटेन हो। एंड जो थर्ड होता है वो पेसिंग होता है। पेसिंग ये होता है कि अगर कोई समझो उसके ऊपर आप वॉइस ओवर डाल रहे हो, तो वॉइस ओवर के हिसाब से वो चीज़ें आनी चाहिए, और इसमें ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपको फ्लैशी इफ़ेक्ट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर ये मतलब 3 स्टेप मैं स्टार्टिंग में फ़ॉलो करता हूँ। फिर जब मेरा एक रफ ब बन जाता है वीडियो, फिर मैं वो रफ वीडियो जो एक मैंने प पैकेज बनाया है, वो मैं क्लाइंट को भेजता हूँ, एंड क्लाइंट से फिर फीडबैक लेता हूँ। फिर क्लाइंट उस पे एक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एलिमेंट डालता है कि यार इस पे ऐसे हो सकता है, तो मुझे एक सेकंड पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है कि यार ये ऐसे भी एडिट हो सकता है करके। एक फाइनल पैकेज बन जाता है, तो इसमें कैसा हुआ कि क्लाइंट भी खुश हो गया और मैं भी खुश हो गया। मतलब आप दोनों एक साथ मिलके काम करते हो, लाइक क्लाइंट और आप मिलके काम करोगे ना, तो जो आउटपुट निकलता है वो बहुत बेटर निकलता है। राइट। मैंने एक चीज़ नोटिस की, आपने स्टोरी टेलिंग और पेसिंग की काफ़ी बात की है। तो स्टोरी टेलिंग और पेसिंग क्यों वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है? इसका क्या रोल होता है? अगर आपके एडिटिंग में स्टोरी नहीं है ना, या आपके वीडियो में स्टोरी नहीं है ना, आपको कोई नहीं देखेगा, या कोई भी पर्सन आपका वीडियो देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे वो कनेक्शन फ़ील नहीं होता। क्योंकि स्टोरी क्या करती है कि सामने वाले व्यूअर को हुक करती है, उसे कनेक्ट करती है। मेन जो जैसे अभी जो ह्यूमन ना काफ़ी इमोशनल पर्सन होता है। जो हम इंसान होते हैं, हम बचपन से ही या हम लाखों सालों से स्टोरीज़ सुनते जा रहे हैं। जैसे हम बचपन में हमारी दादी हमें स्टोरी सुनाती है। तो ये जैसे आप अगर एग्ज़ाम्पल ले लो मूवीज़ में, एनिमल मूवी ले लो आप। जो एनिमल मूवी थी, वो कितनी ज़्यादा वॉयलेंट है।
लेकिन उनने जो एनिमल मूवी में जो मार्केटिंग किया है वो क्या मार्केटिंग किया है कि बाप और बेटे की स्टोरी, कि कैसे एक बेटा जो है वो अपने पापा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये एक जो इमोशन उनने ट्रिगर करवाया थ्रू मार्केटिंग। केजीएफ मूवी देख लो, जो केजीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 ये क्यों इतना ज्यादा फूटता है। अब वहां पे भी ऐसा नहीं है कि वहां पे उनने कुछ ऐसा फ्लैशी इफेक्ट्स यूज नहीं किया है कि ऐसा वो कुछ आ रहा है, यहाँ से कुछ फ्लैशी चीजें आ रही है, वहां से कुछ फ्लैशी चीजें आ रही है। लेकिन वहां पे उन्होंने जो मेन जो चीज पे फोकस किया कि स्टोरी पे, कि उसकी मम्मी को उसको जो रॉकी है उसको कहाँ देखना था, और उस बंदे और वो पर्सन उसे अचीव कर भी पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम एडिटिंग करते हैं। तो मेन मेरा पहले ऐसा था कि मैं काफी ज्यादा फ्लैशी चीजों पे फोकस करता था, बट जब से मैंने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस एडिटिंग चालू की, तो मेरा पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा शिफ्ट हुआ है वो सारी चीजों से। गॉट इट। आपने स्टोरी टेलिंग को तो काफी अच्छे से बता दिया कि हमें क्यों स्टोरी टेलिंग यूज हम्म। करना चाहिए, और पेसिंग के बारे में हम्म। थोड़ा आप ब्रेक डाउन कर दीजिए। किसी बड़े यूट्यूबर के लिए एडिट करते हो तो ये पेसिंग उन लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं, जब भी उन लोग आपका वीडियोस देखते हैं तो, कि जैसा पेसिंग नेचुरल एक टोन होता है, नेचुरल एक टोन होता है। जैसे अगर कोई पर्सन रुक रहा है, जैसा एक एआई में और एक ह्यूमन में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो आदमी होता है या इंसान होता है वो रुक रुक के बात करता है, एंड जो एआई होता है उसका जब भी आप एआई वॉइस सुनोगे ना, आपको लगेगा कि एक ही पेस में एक ही चीज में बोल रहा है। लेकिन जब हम एक दूसरे से जब हम बात कर रहे हैं अभी, तो ऐसा है कि हम बीच बीच में पॉज ले रहे हैं, कहीं कहीं पे हम हंस रहे हैं, कहीं कहीं पे हम रुक रहे हैं। तो ये पेसिंग क्या होता है, ये आपके वीडियो का टोन सेट करता है। तो ये ना दोनों में अलग होता है। अगर आप एडिटिंग में कर रहे हो तो एडिटिंग में अलग होता है। लाइक अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस कर रहे हो, जैसे ये अभी एक टॉकिंग हेड वीडियो है, तो इसमें अभी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं बीच बीच में रुकूंगा ना, तो जो मैं बीच बीच में रुकता हूँ ना, तो वो गैप्स को लोग काट देते हैं। जैसा कोई जो बिगिनर एडिटर होता है ना, वो काट देता है वो सारे गैप्स को। ऐसा लगता है कि हे गाइस, हेलो गाइस, मैं आपको ये वीडियो में ये बताने वाला हूँ, तो ऐसा लगता है सामने वाला रोबोट है। लेकिन हमें उसे रोबोट जैसा फील नहीं करवाना। तो पेसिंग जब टॉकिंग टॉकिंग हेड वीडियोस होते हैं वहां पे वो उतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप थोड़े कार के या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के एड ये बना रहे हो, एडवर्टाइजमेंट। लाइक एड बना रहे हो, ये सारी चीजें बना रहे हो, हम्म। पेसिंग का सिंपल भाषा में ये है कि सामने वाले व्यूअर को वो चीज रजिस्टर होनी चाहिए, या उस चीज की ग्रेविटी फील होनी चाहिए कि वो चीज कितनी इम्पैक्टफुल है। और मैंने एक चीज नोटिस की कि काफी वीडियो एडिटर राइट कट यूज नहीं कर पाते हैं, तो आपके हिसाब से कैसे हमें परफेक्ट कट यूज करना चाहिए, और परफेक्ट कट यूज करने के क्या तरीके होते हैं, कहाँ पे हमें कट यूज करना चाहिए, कहाँ पे नहीं कट यूज करना चाहिए? तो राइट कट्स का ऐसा परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा है कि जब आप राइट कट करते हो ना, आपको एक इंस्टिंक्ट आ जाता है कि हाँ, ये टाइम पे मैंने बहुत सही कट किया है। और जो वो पर्सन बोल रहा है, तो उसके डायलॉग जब खत्म होता है, क्योंकि हर एक डायलॉग के बीच में गैप रहता है। जैसा अभी आप कोई भी एक डायलॉग बोलते हो, उस पे एक विजुअल आया, और उसके बाद दूसरा डायलॉग बोला, उस पे दूसरा विजुअल आया। लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सा भी फ्रेम का भी गड़बड़ करोगे ना, लाइक अगर समझो एक डायलॉग खत्म हुआ और दूसरा डायलॉग चालू हुआ, लेकिन वो ऊपर स्क्रीन पे वो विजुअल दिख रहा है आपको, तो आपके ब्रेन को फटक से ऐसा होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है कट में। यहाँ पे जो कट है ना, वो बराबर नहीं किया, कि सेकंड डायलॉग चालू हो गया लेकिन विजुअल अभी भी फर्स्ट डायलॉग का ही चल रहा है। मेन जो कट्स है ना, कट्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप व्यूअर्स को शिफ्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे। मैं अगर समझो ऐसा मैं एडिट कर रहा हूँ कि मेरे को किसी के यूट्यूब चैनल का व्लॉग चैनल का वीडियो आया है, एंड उस पर्सन ने ना ऐसा स्टार्टिंग लाइन ऐसा बोला है कि मैं लखनऊ स्टेशन पे था, एंड लखनऊ स्टेशन पे मैं अभी खड़ा हूँ और अपना ट्रेन बोर्ड करने वाला हूँ। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा ना, मैं ऐसे कट से स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले मैं ना लखनऊ स्टेशन दिखाऊंगा जो उस पर्सन ने शूट किया होगा, और उसके पीछे ना थोड़ा बैकग्राउंड में ये थोड़ा क्राउड का ऐसा यात्रीगण कृपया ध्यान दे, ये सारी चीजें। तो जो कट होता है ना, वो सीन को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। और राइट कट अगर राइट टाइम पे आ रहा है, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि जो चीजें बोली जा रही है, अगर वो चीज के हिसाब से वो कट होता है, तो वो ना थोड़ा मैच्योर लगता है, और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ भाई, हम भी उस सीन में हैं। अमेजिंग आंसर। सो विवेक भाई, आगे चलते हैं। आपका इतना बढ़िया लाइटिंग सेटअप कैसे है, इसके पीछे क्या सीक्रेट होता है, और कोई अगर किसी के पास कम बजट है तो वो कैसे बढ़िया लाइटिंग सेटअप कर सकते हैं? तो बेसिकली अभी जस्ट मैंने भी लाइटिंग करना जस्ट अभी चालू किया है, तो ये इसे मैं 3 पॉइंट लाइटिंग बोलता हूँ। एंड जो इसका बजट मुझे पड़ा है, ये मुझे बहुत सस्ते में पड़ा है, लाइक 1300 या 1400 के आसपास पड़ा है। तो इसमें मैं बेसिकली 3 ही लाइट यूज करता हूँ। जो 2 लाइट है वो तो ऐसा दिवाली वाली लाइट है,
जो वॉल पे यूज़ होती है ना। तो ऐसा है कि मैंने काफ़ी बजट में बहुत अच्छी लाइटिंग की है जितना मुझे लगता है मेरे हिसाब से। एंड मोस्टली अगर कोई चालू कर रहा है, तो उसे बेसिकली जभी भी वो कंटेंट क्रिएशन या ऐसी चीज़ें चालू करता है, तो उस पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लाइटिंग पे और ऑडियो पे फ़ोकस करो। तो मैंने एक माइक लिया था, तो एक माइक और मैंने लाइटिंग पे खर्चा करके मुझे ऑलमोस्ट 2000 साढ़े 3-4 हज़ार के आसपास पड़ा पूरा खर्चा, जिसमें से जो 50% है वो माइक पे है एंड जो 50% है वो लाइटिंग पे मैंने यूज़ किया है वैसा। तो ऐसा है कि मैंने एक जो की लाइट रखी है, एक साइड से आ रही है एंड उसके बाद मैंने पीछे बैकग्राउंड में ये पर्पल एक लाइट रखी है। तो ये पर्पल जो लाइट है ये मुझे सेपरेट कर रही है बैकग्राउंड से, क्योंकि व्यूअर को दिख रहा है कि हाँ भाई एक डिफरेंस है, मतलब। और जो मैंने वॉलपेपर रखा है वो थोड़ा चटक चटक कलर का रखा है। गॉट इट। तो विवेक भाई, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन होगा, जैसे कि कभी क्या होता है कि हम अगर अपनी वीडियो एडिट करते हैं तो वॉइस मतलब कि बैलेंस नहीं हो पाती। कभी ऐसा लगता है कि काफी लाउड वॉइस होती है, कभी कभी वॉइस काफी स्लो होती है। तो कैसे वॉइस को बैलेंस करें? आपके हिसाब से इसका क्या बेस्ट वे होता है? हाँ, तो एक्चुअल में मैंने भी जस्ट ये अभी-अभी जो ये सारी चीज़ें चालू की है, कि मेरा भी कैसा था, वॉइस पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन अभी मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि भाई का आपके माइक में से कुछ ऐसा आवाज़ फट रही है, ये सारी चीज़ें। तो मैं जो वॉइस एडिटिंग है उसके लिए मैं ऑडासिटी यूज़ करता हूँ। एंड ऑडासिटी में मैंने एक ट्यूटोरियल देखा था, तो वहाँ से वो चीज़ मुझे पता चली थी कि एक फ़िल्टर ईक्यू करके एक ऑप्शन होता है। तो वहाँ से ना आप 2 इफ़ेक्ट डाल सकते हो। अगर वो किसी को चाहिए रहेगा तो वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना वो सेम ट्यूटोरियल। तो वो सेम ट्यूटोरियल देख के उन लोग भी वो सेम चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मैं उसमें 2 इफ़ेक्ट है, एक ट्रेबल बूस्ट करके और एक बेस बूस्ट करके। तो ये 2 इफ़ेक्ट मैं यूज़ करता हूँ अपने वॉइस के हिसाब से। तो मतलब अगर आपकी वॉइस पतली है ना, तो आप उसके हिसाब से उस सेटिंग को चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा भारी है, तो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा, ये सिर्फ़ 2 इफ़ेक्ट से ना आपका ऑडियो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा एंड आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल और नेचुरल साउंड करते हो ऐसा। आप जैसा कि जानते ही होंगे कि एआई काफी ट्रेंडिंग में है इस टाइम पे। एआई का क्या वीडियो एडिटिंग पर इम्पैक्ट है? मोस्टली जो बिगिनर्स जो अभी-अभी एडिटिंग शुरू कर रहे हैं ना, उनके दिमाग में एक मिथ है कि जो एआई है उन्हें वो रिप्लेस कर देगा या ग्राफिक डिज़ाइनर को रिप्लेस कर देगा। ये मिथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में है। बट मैं ऑलमोस्ट 1 साल से हर एक दिन कंटिन्यूअसली एआई को यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने उसका बहुत ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ देखा है कि भाई जो हम पहले 1 साल पहले जो इमेज यूज़ कर रहे थे या टेक्स्ट टू वीडियो यूज़ कर रहे थे ना, वो कैसी थी और अभी की टेक्स्ट टू वीडियो हम कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसा है कि एआई ने हमेशा हमारा काम ईज़ी किया है अभी तक तो, एंड मेरे को लगता है फ्यूचर में भी वो बहुत ज़्यादा ईज़ी करेगा, क्योंकि अभी हमें ना बहुत ज़्यादा भागना नहीं पड़ता इधर-उधर। क्योंकि अगर आप 2026 में ट्रेडिशनल वे से अगर एडिटिंग कर रहे हो ना, तो मतलब एआई क्या आपको आपके बाजू वाला भी रिप्लेस कर देगा, ऐसा है। तो मेन ऐसा है कि जभी भी हम एआई के बारे में सुनते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ से डरना चाहिए। अगर आप उस चीज़ को अडैप्ट करोगे ना, तो मोस्टली आपका काम बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। लाइक अभी आप ही सिंपली एक चीज़ सोचो ना, एक चीज़ आप इमेजिन करो कि अभी आज से 2 साल पहले या आज से 1-2 साल पहले या 2-3 साल पहले जभी भी आप डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ बनाते थे, तो वहाँ पे अगर समझो आपको कोई किसी हिस्टोरिकल पर्सन को दिखाना है कि वो हिस्टोरिकल पर्सन ये चीज़ कर रहा है। जैसा हमने एक डॉक्यूमेंट्री में ऐसा डायलॉग बोल दिया कि इंदिरा गांधी जी ने अपने मरने से पहले ये स्पीच दी थी या ऐसे-ऐसे स्पीच दी थी या ऐसे-ऐसे कुछ हुआ था। तो एक सीन क्रिएट करना है, लेट्स से कि हिस्टोरिकल सीन क्रिएट करना है। तो अभी से जो पहले वाला वे था, जो ट्रेडिशनल वे था, वहाँ पे हम क्या करते थे कि इमेजेस लेते थे, अलग-अलग इमेज को फ़ोटोशॉप में ब्लेंड करते थे। फिर वो फ़ोटोशॉप में ब्लेंड करने में आधा टाइम लगता था, फिर उसे आफ्टर इफेक्ट में लेके आते थे। बट यही सारी चीज़ों को एआई ने कितना ज़्यादा टाइम कम कर दिया। आप एक प्रॉम्प्ट डालो, आपको जो सीन चाहिए आप वो सीन उसे डिटेल में बता दो, वो आपको जनरेट करके दे देगा। फिर आप उसे टेक्स्ट टू वीडियो बनाओ, तो आप एक काफ़ी अच्छा स्टोरी टेलिंग कर सकते हो थ्रू एआई। तो मतलब ऐसा है कि जो चीज़ पहले इम्पॉसिबल थी, वो अभी पॉसिबल है बनाना। आपको क्या लगता है फ्यूचर को देखते हुए एक वीडियो एडिटर को क्या स्किल सीखनी चाहिए? अभी अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, लाइक अगर से अभी मैं 2-3 साल आगे की भी बात करूँ, तो मेन जो है कि सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एज़ एन एडिटर ना, अभी सिर्फ़ एक एडिटर बन के आपका काम नहीं चलेगा। लाइक अगर सिर्फ़ आप एक वीडियो एडिटर हो ना, तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा आगे फ्यूचर में, क्योंकि आप वीडियो एडिटिंग के साथ और चीज़ें क्या कर सकते हो। लाइक आप टीम बिल्डिंग में कैसे हेल्प कर सकते हो, आप उनका प्रोजेक्ट कैसे मैनेज कर सकते हो, आप उनका टाइम कैसे कम कर सकते हो, आप ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो,
और बहुत सारी चीज़ें लाइक आप उन्हें एडिटिंग के अलावा और क्या दे रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मुझे सबसे बेस्ट एक बेटर फ्यूचर स्किल लगता है, जहाँ पे आप लोगों को जेन्युइनली मदद कर रहे हो, लाइक हेल्प कर रहे हो। एक ब्रांड को आप ग्रो करने में जितना हेल्प करोगे ना, या एक कंपनी को आप जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे, तो वहाँ पे आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, वो लोग आपको उतना ज़्यादा पे करेंगे और आप इर्रिप्लेसेबल हो जाओगे। गॉट इट। आपने एक चीज़ हुक में बात की थी कि मैं बताऊँगा कि 90% वीडियो एडिटर फेल हो जाते हैं, कि वो अच्छा मतलब पैसा नहीं कमा पाते हैं, मतलब कि बड़े लेवल पर नहीं जा पाते हैं। तो वो क्या ऐसी गलती करते हैं? वो क्यों फेल हो जाते हैं? क्यों मैक्सिमम वीडियो एडिटर फेल होते हैं वीडियो एडिटिंग में? ये क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज के टाइम पे लाइक 2026 में ना अभी एडिटिंग एज अ करियर बन गया है, लाइक पूरा फुल फ्लेज करियर बन गया है। लाइक ये अभी ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे सिर्फ एज अ हॉबी कर रहे हैं या सिर्फ एज अ साइड बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को जेन्युइनली अच्छे एडिटर्स चाहिए, प्रोफेशनल एडिटर्स चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा हो गया ना कि तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि ये काफ़ी टाइम से ये चीज़ें होती है। लाइक सबसे पहले लोगों को फोटो एडिटिंग का क्रेज आया था, तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा पिक्सआर्ट पे वो ऐसा फ्लैशी फ्लैशी बनाई रहेगी फोटोज़। तो उसके बाद वो फोटोज़ वाला एरा खत्म हुआ, अब वीडियोज़ वाला एरा आया, फिर इसके बाद एआई वाला एरा आएगा। तो ये ऐसा है कि ये एक नेवर एंडिंग करियर है। मतलब अगर आप इसमें एक बार घुस गए ना, मतलब आप बुढ़े होने तक आप सीख ही रहे हो कुछ ना कुछ नई चीज़ें। नीश सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सब जगह के सब वैरायटी की एडिटिंग करोगे ना, तो कैसा हो जाएगा ना, आप जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन बन जाओगे। मतलब आपको पता सब है, लेकिन आपको कोई हायर नहीं करेगा। आपको हायर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में सब दिख रहा है ना। मतलब दिख रहा है कि ये भी करता है, वो भी करता है, तो ये ऐसा हो गया कि एक सार्वजनिक एडिटर हो गया, जिसे आता सब है। लेकिन जब आप प्रॉपर नीश में टारगेट करते हो ना, तो ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा उसका एडवांटेज होता है। एंड उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज इसके लिए होता है ना, कि अगर समझो आप, जैसा मेरा जो नीश है, मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, मुझे नीश बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के लिए दूं कि मेरे को अभी नीतीश राजपूत ने अप्रोच किया था, एंड उनने लिटरली 4 बजे मैसेज किया था सुबह के। तो मैं सुबह जब मैंने जब उनका मैसेज इंस्टाग्राम पे देखा, आई वाज शॉक्ड भाई, कि मतलब ये पर्सन ने मुझे कैसे अप्रोच किया। लाइक मेरा पेज इतना बड़ा भी नहीं था कि मतलब नीतीश राजपूत अप्रोच करेंगे करके। लेकिन ऐसा था कि मैंने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और डॉक्यूमेंट्री नीश में एक रील डाली थी सिर्फ, कि जिसमें मैंने पार्ट एडिट किया था ना डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाला, वो डाला था और नीचे टाइमलाइन डाली थी। तो एक वीडियो से मुझे नीतीश राजपूत ने, शायद उन्होंने पक्का वही वीडियो देखी थी, एंड उनने मेरे को फिर उसके बाद मैसेज किया था कि हे आई लव योर वर्क करके, एंड मेरा नंबर ये है। तो ऐसा है कि आपको नीश पे टारगेट करने से काफी ज्यादा लेवरेज मिलता है वैसा। तो लेकिन ये जो एक क्वेश्चन अभी बाकी व्यूअर्स के दिमाग में भी आएगा, कि मैं अपना नीश कैसे फाइंड करूं, या मैं कैसे फाइंड करूं कि मेरा नीश कौन सा है। तो सबसे पहले ये चीज देखो कि आपको एडिट करना पसंद क्यों है, या लाइक आप सिर्फ नाम के लिए सिर्फ एडिट कर रहे हो, या आपको जेन्युइनली ये चीज कोर में पसंद है। किसी किसी को एडिटिंग सिखाना पसंद है, किसी किसी को और भी बहुत सारी चीजें पसंद है, किसी को प्रोडक्ट्स के शूट करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर समझो आप एडवर्टाइजिंग या प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कर रहे हो, तो आप जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो वो ऐसे ही बना रहे हो जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को एआई के थ्रू, या आप प्रोडक्ट्स को शोकेस अच्छे से कर रहे हो। तो ये ऐसा हो गया कि आप एक ही नीश में बहुत सारे लोगों को टारगेट कर रहे हो। जैसा अभी प्रोडक्ट शोकेसिंग हो गया, या यूजीसी एड्स हो गए, यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया। तो इसमें कैसा होता है ना कि ब्रांड आपको बहुत हैवीली पे करती है। लाइक ट्यूटोरियल्स के बहुत सारे लोग, ऐसा है कि ट्यूटोरियल वाली एक नीश है, कि बहुत सारे जो एडटेक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उनको ऐसे चाहिए रहते हैं, एडिटर्स चाहिए होते हैं, कि मतलब भाई हमारे लिए एडिट कर लो, और हमारे जो ये ट्यूटोरियल्स होते हैं ना उनको एडिट कर लो। और लोग उसके 10-10 20-20 हज़ार भी चार्ज कर रहे हैं पर वीडियो के। तो ऐसा है कि अगर आप नीश में जब टारगेट करते हो ना, तो बहुत वो हो जाता है, बेटर हो जाता है। एंड ऐसे है कि प्रॉपर नीश अगर है आपके पास, तो आप भी डायरेक्शनली काम कर पाओगे कि मेरे को कहाँ जाना है करके वैसा। मैंने अभी काफ़ी, जब से मैं कंटेंट क्रिएशन में आया हूँ ना, मैंने काफ़ी एडिटरों के साथ मैंने बात की है, मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात किया। एंड ऐसा है ना कि कोई एडिटर 250 रुपए भी कमा रहा है एक रील के, और राइट। कोई एडिटर 40,000 भी कमा रहा है एक रील के। लाइक बेस प्राइस उनका 40,000 है हुँ। वैसा। तो मतलब ये ना बहुत बड़ा गैप है मार्केट में।
और इसमें क्या है कि बहुत सारे, मैं समझता भी हूँ कि अभी बहुत सारे एडिटर्स जो हैं या बहुत सारे लोग हैं वो अभी-अभी इस फील्ड में नए आ रहे हैं। तो इस चीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक लूप होल बन गया है। लूप होल इसे कैसे बोल सकते हैं कि जो एजेंसी जो इंडिया में चल रही है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनके पास पैसे नहीं होते, वो इन्हें कम पे करते हैं और ये एडिटर्स लोग कम पे में मान जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि हम सीख रहे हैं। तो मेन ऐसा है ना कि एडिटिंग को अगर आप एज़ अ करियर ले रहे हो या अब अगर आप इसे परस्यू कर रहे हो तो इसे सीरियसली परस्यू करो। ऐसा मत सोचो कि यार मेरे से कुछ हो नहीं रहा तो मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। क्योंकि वैसे में ना आप बहुत गंदे लूप में फँस जाओगे एंड अगर इस लूप में अगर आप फँस गए ना तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लाइक ऐसा भी है कि लोग महीने के 80-90 रील्स भी एडिट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे मेरे दोस्त मैंने देखे जो ऐसा बोलते हैं कि अरे यार मेरे से ये चीज़ नहीं हुई ना तो मेरे से एडिटिंग तो हो ही जाएगी करके। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये सोच के तुम बिल्कुल मत आओ कि यार मैं कुछ नहीं हो रहा है तो मैं एडिटिंग कर लेता हूँ या मेरे को पैसे कमाने हैं तो मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि पैसे की इससे भी अगर मनी सेंट्रिक सोच के आओगे तो आप 1-2 महीने में ही फुस हो जाओगे वैसा। आपके हिसाब से राइट वे क्या होता है क्लाइंट पाने का? क्या बेस्ट वे है क्लाइंट पाने का? कैसे क्लाइंट एक बिगिनर वीडियो एडिटर पा सकता है? इसमें ऐसा है कि आप सामने वाले को कितने जल्दी हुक करते हो। जैसे जो मैंने फर्स्ट मेरा फ्रीलांस क्लाइंट क्रैक किया था ना, वो ऐसे ही किया था। मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, मैं एकदम ज़ीरो पे था मेरे, कि मुझे कुछ नहीं पता था कि क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है या कैसे किस चीज़ को टारगेट करना है। तो पहले मेन ऐसा आइडेंटिफ़ाई करो कि कंपनी करती क्या है। तो मेरे पास तभी पोर्टफोलियो वो सब कुछ नहीं था, तो मैंने क्या किया पता है? मैंने उसका पेज पहले स्टडी किया एंड मैंने उसका पेज स्टडी करने के बाद ना जो चीज़ वो करता था वो पर्सन, वो चीज़ ना मैंने 1 मिनट का पोर्टफोलियो बनाया था, तो मैंने स्टार्टिंग के जो 30 सेकंड है ना, उसमें वही चीज़ दिखाए। लाइक वो ऐसा फ्लैशी-फ्लैशी एडिट्स हो गए, सबटाइटल्स हो गए और जैसे वो सबटाइटल्स लिखता था, सेम वैसे ही मैंने सबटाइटल्स लिखे थे। एंड उसने लिटरली मेरे दोस्त को फ़ोन करके बोला था कि मेरे को यही एडिटर चाहिए करके। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा पेज का एकदम अच्छे से समझता है। तो मतलब ऐसा है कि जब भी कोई पर्सन आपका वीडियो देख रहा है, तो उसे लगना चाहिए कि इस बंदे ने डिटेल में मेरे पेज के बारे में स्टडी किया है। जैसा अभी समझो बहुत सारे जो बिगिनर एडिटर है वो टेस्ट दे रहे होते हैं, कि उनको बोलते हैं ना सामने वाले कि हम आपका टेस्ट लेंगे करके 1 वीडियो का या 1-2 वीडियो का। तो उसमें जो पर्सन जो चेक कर रहा है या जो पर्सन आपका टेस्ट ले रहा है, वो पर्सन देखता है कि ये बंदा कितना अटेंशन टू डिटेल है, लाइक कि कितना अच्छे से मेरे स्टाइल को अडैप्ट कर पाता है। तो अगर उस स्टाइल को आप अडैप्ट करते हो तो आपका हायरिंग ऐसे हो जाता है चुटकी में। अच्छा विवेक भाई, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एक वीडियो एडिटर को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हमें फ्रीलांसिंग करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। तो हुँ, फ्रीलांसिंग के और जॉब के क्या हुँ, प्रोज़ एंड कॉन्स हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद दोनों चीज़ें कर ली है ना? आपने जैसा कि मुझे पहले ही बताया कि आपने जॉब भी किया है और फ्रीलांसिंग भी किया है। हुँ, तो इन दोनों के क्या प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं? कैसे एक वीडियो एडिटर को डिसाइड करना चाहिए कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है या जॉब करना है? हुँ। मैंने मतलब फ्रीलांसिंग और जॉब दोनों किया है एंड दोनों के बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, लाइक प्रोज एंड कॉन्स में। पहले हम फ्रीलांस के बारे में बात करते हैं, तो जो फ्रीलांसिंग है ना वो आपको थोड़ा-सा फ्रीडम देता है कि मतलब आप जो कमा सकते हो, लाइक जो आपकी अर्निंग है वो मतलब अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इन द सेंस कि आप जितना फैला सकते हो खुद को आप फैला सकते हो। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि फ्रीलांसिंग में आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं होती। मतलब आप अगर महीने के 3 लाख कर रहे हो तो अगले महीने आप 6 लाख भी कर सकते हो, ऐसा। लेकिन इसमें जो ये है कि आप जो टीम बिल्डिंग और काफ़ी लोनलीनेस, मतलब पर्सन को काफ़ी अकेले काफ़ी चीज़ों से फाइट करना पड़ता है। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी होता है कि रिकरिंग क्लाइंट्स आएँगे कि नहीं आएँगे। फिर क्लाइंट के लूज़ होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं एंड ऐसा होता है कि फिक्स इनकम नहीं होती। लेकिन जो ऐसा है कि इसमें भी डिपेंड है कि आपके क्लाइंट कौन से हैं, लाइक इंडियन क्लाइंट्स है या फॉरेन क्लाइंट्स है। तो मैंने जो क्लाइंट के साथ काम किया था वो फॉरेन क्लाइंट था एंड उसका वही ट्रेडिंग का पेज था एंड उस वो पर्सन, लाइक भाई, फॉरेन क्लाइंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वो अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट क्लाइंट था, क्योंकि उसने मुझे तभी पे किया था जब मुझे इतना ज़्यादा एडिटिंग का नॉलेज था नहीं। लाइक वो फर्स्ट पर्सन था जिसने मेरे पे ट्रस्ट किया था कि भाई तू बना, मैं तेरे साथ हूँ, या तू जो भी बना रहा है वो मैं अपने पेज पे अपलोड करूँगा करके। तो उस पर्सन ने मुझे लिटरली 9,500 का कोर्स था, एक उसने उसने खरीद के मुझे दिया था। तो लाइक फॉरेन क्लाइंट्स का एक एज ये होता है कि वो पैसा भी अच्छा देते हैं एंड वो रिलेशन भी काफ़ी अच्छा बना के रखते हैं। लेकिन इंडियन क्लाइंट्स के साथ मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जितना मैंने सुना है या जितना मैंने बाकी एडिटर्स के साथ डिस्कस किया है,
तो ऐसा है कि इंडियन क्लाइंट्स थोड़ा-सा ज़्यादा आपको घिसा के ले लेते हैं वैसा। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे मनी फैक्टर बहुत ज़्यादा है इंडियन क्लाइंट्स में, कि लाइक वो आपको बहुत ज़्यादा कम में आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वैसा। एंड मैंने यहाँ पे नॉर्मली मेरे लोकल एरिया में किया था फ्रीलांस, लेकिन ऐसा है कि उनको भी जब मैं चार्जेस बोलता था ना, तो उन्हें वो बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन वो नहीं देखते थे कि यार एक पर्सन जिसने इतना स्किल अडैप्ट किया है या इतनी सारी चीज़ें सीखी है, वो अपनी चीज़ों पे ले रहा है पैसा, या वो जो क्वालिटी दे रहा है उस पे वो पैसा ले रहा है। तो ऐसा था कि यहाँ पे जब मैं नॉर्मल अपने एरिया में फ्रीलांस करता था, तो ऐसा है कि जब मैं उन्हें चार्ज बोलता था रील बनाने के बाद, तो उन लोग बोलते थे कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा है, नहीं यार ये तो बहुत कम है, हम तो इतने में करवा लेते थे। तो मतलब ऐसा है कि इंडियन क्लाइंट्स के साथ थोड़ा-सा वो होता है, एंड वही मैं बोल रहा हूँ कि ये एक लूप है कि इंडियन क्लाइंट्स के पास पैसे इतने ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन क्लाइंट्स। तो ऐसा है कि उन लोग इसीलिए सस्ते में ढूँढते हैं, एंड सस्ते में फिर लोग भी सस्ते में करते हैं, एंड फिर वो फ्रीलांस का मार्केट जो इंडिया में है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। लाइक कोई-कोई डिज़ाइनर तो 70-80 रुपए में भी थंबनेल बना के दे देते हैं ऐसा। एंड वही फिर ऐसा हो जाता है कि वो 500 वाले पर्सन को लोग क्यों देना पैसा ऐसा। लेकिन वो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ इतना इश्यू नहीं होता। एंड जो जॉब में ऐसा है कि जॉब में आपके ऊपर इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं होता अर्निंग का। आपको एक फिक्स अर्निंग आ रही होती है हर मंथ, तो आपको ना उस अर्निंग का टेंशन लेने को नहीं होता। आपको काम ढूँढने के लिए ज़्यादा इधर-उधर भागना नहीं पड़ता। जैसे फ्रीलांसिंग में आपको हमेशा कोल्ड ईमेल्स या मेल्स ये सारी चीज़ें भेजनी पड़ती है। लेकिन जब आप जॉब में होते हो, तो जॉब में जो सामने वाला पर्सन है, जो मैनेजर है, उसके ऊपर पूरा लोड रहता है कि भाई आप मुझे काम दो और मैं वो काम करके दूँगा। लाइक आपको असाइन होता है काम। तो ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स का टेंशन नहीं लेना पड़ता, तो आप एक थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हो। लेकिन उसका एक मेन फ़ायदा है कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ एडिट एडिट करते हो ना, लाइक आप जब एक टीम के साथ एडिट करते हो, तो आपकी ना एक बॉन्डिंग भी बनती है। आप एक एडिटर से एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिलता है, क्योंकि 8 लोग, अगर जैसा अभी हम जो डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ में काम करते थे, हम 8 7 से 8 एडिटर होते थे। तो हर एडिटर का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता था। तो ऐसे में ना आपको डिफरेंट लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी सीखने मिलता है। तो अगर कोई बिगिनर है ना, तो वो बिगिनर अगर जॉब लेता है ना स्टार्टिंग में, तो उससे वो काफ़ी, लेकिन जॉब अच्छी जगह पे, तो अगर वो कोई अच्छी जगह पे जॉब पे है, तो उसे उसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो सीखता भी जल्दी है, उसे पैसे का भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता कि आज इतना आएगा कि नहीं, कल इतना आएगा कि नहीं। और फिर एक आपको पर्सपेक्टिव पता चलता है, एंड फिर एक्चुअल में काम कैसे होती है, चैनल्स कैसे चलते हैं, एंड वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखी है, मतलब एज़ अ जॉब में। फिर उसके बाद अगर आपकी ये सारी चीज़ें जब एक कोर फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है ना, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में या आगे लेवरेज करने में फ़ोकस कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको बेसिक पता है ना। जैसा मैंने आपको बोला कि बेसिक होती है कि स्टोरी होता है, पेसिंग होता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्क्रिप्टिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसा है कि अगर ये सारी चीज़ों का आपका कोर फाउंडेशन है, तो आप किसी को भी अप्रोच करोगे या किसी भी पर्सन को एडिट के लिए अप्रोच करोगे या किसी क्लाइंट को अप्रोच करोगे, तो आपके हायर होने के चांसेस ज़्यादा है। वो क्लाइंट आपको ज़्यादा पे करेगा, क्योंकि आप उसे एडिटिंग के अलावा भी और चीज़ें दे रहे हो। तो कैसे इंटरव्यू क्रैक करें? अगर कोई वीडियो एडिटर इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए, तो वो कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं? तो मेरा मेरा जो इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस था ना, लाइक वो बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि फ़नी फ़नी भी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसा कूल इंटरव्यू था मेरा। जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू भी हुआ था ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ था, क्योंकि जब मैंने लाइफ़ में जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, तो वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और वो मेरी फर्स्ट ही जॉब थी 1% क्लब में। तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं ऐसा बैठा था ना, मैं ऐसा ऐसा बैठा था एकदम, ऐसे, एंड एकदम ऐसा क्लोज़ पोस्चर, और जैसे उनने बोला, "हे विवेक कैसे हो?" मैं डायरेक्ट, "हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, माय सेल्फ विवेक बुटाला, आई डिड बीकॉम।" उन्होंने बोला, टेक इट ईज़ी, काम डाउन, काम डाउन।" बोलते, "रुक जाओ, रुक जाओ।" हुँ, फिर मैं थोड़ा-सा ऐसा बैठा, फिर मेरे को इंग्लिश में उनसे बात करने में हेजिटेट हो रहा था। फिर वो खुद ही हिंदी में हुँ। शिफ्ट हो गए। लेकिन ऐसा है कि जब आप इंटरव्यू क्रैक करते हो ना, तो सामने वाले को सबसे पहला जो फैक्टर जानना रहता है, वो ये रहता है कि इस पर्सन को हमारी कंपनी के बारे में पता है क्या? अगर आपने वहाँ पे वो इम्प्रेशन बना दिया कि हम मुझे आपकी कंपनी के बारे में पता है या मैंने थोड़ी रिसर्च की है, क्योंकि मोस्टली जभी भी लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना इंडिया में, या कोई भी एडिटिंग वाला पर्सन जब इंटरव्यू के लिए जाता है ना, वो अच्छे से स्टडी करके नहीं जाता उस कंपनी के बारे में, या उस कंपनी के कितने इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, कितना रीच है, कितने फॉलोवर्स है। अगर उसका नॉलेज आपको है कि ये कंपनी क्या करती है, एंड फिर जब आप बात करते हो ना सामने वाले से, तो सामने वाले को लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है।
एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि जब एडिटिंग में आपको नॉर्मली बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक ऐसा बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते। सबसे पहले तो क्या होता है कि वो आपसे पूछेंगे कि क्या क्या करते हो या कैसे सारी चीज़ें। फिर वो बेसिक चीज़ के बाद एक लेयर और आता है कि वो आपको एक टेस्ट वीडियोस देते हैं या इवेंट के टेस्ट वीडियो देंगे। तो मुझे जो उनने टेस्ट वीडियो दिया था उसमें 100 वीडियोस थे अंदर, लाइक ऐसा शूट किए हुए। एंड उनने मेरे को चैलेंज ये दिया था कि आप इसको ना 30 सेकंड का रील बना के दिखाओ। फिर मैंने जब वो 30 सेकंड का रील बना के उन्हें वापस भेजा था, तो फिर मेरा जो रोहित भाई हैं जो सीनियर लीड एडिटर थे वहाँ के, तो उनसे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू पहले उनसे बात हुआ था। तो उनसे मेरा जब बात हुआ था तो उनने मुझे यही क्वेश्चन पूछा कि आपने यहाँ पे ये कट क्यों किया, आपने ये इफेक्ट इधर क्यों डाला, या आप ये सारी जो ट्रांजिशन आपने डाला ये क्यों डाला। तो मेन ऐसा होता है ना कि उन्हें जानना रहता है कि इस बंदे को नॉलेज, बेसिक नॉलेज है क्या। बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि इसे स्टोरी की समझ है क्या, या इसने कि सिर्फ एवे ऐसे ही डाल दिया कि यहाँ पे। अब तुम वहाँ पे ऐसा बोलोगे कि सर ये ट्रांजिशन ना मुझे अच्छा लग रहा था इसके लिए मैंने डाल दिया, तो वो ऐसा होता है ना, वो एक गलत इंप्रेशन डालता है सामने वाले के ऊपर। लेकिन वहां पे मैंने उनको ऐसे बोला था कि ये चीजें मैंने ये पर्सपेक्टिव से सोच के। एंड आप जितना ज्यादा रॉ रहोगे ना उनके साथ, रॉ इन द सेंस कि जो है वो बोल दो। अगर आपको नहीं आता है तो आपने बोल दिया कि सर मुझे नहीं आता है, मैंने ये ऐसे ऐसे करना था। लेकिन उनका ऐसा रहता है कि उनको पहले देखना होता है कि ये पर्सन सीरियस है भी कि नहीं अपने काम को लेके। अंडरस्टूड। और अगर जो बिगिनर है वो कैसे जॉब पा सकते हैं, जैसे कि क्या प्लेटफॉर्म उन्हें यूज करना चाहिए एज अ वीडियो एडिटर? हाँ, तो मेनली मेरे जो ये 2 जॉब अभी लगे थे, तो जो फर्स्ट जॉब लगा था वो लिंक्डइन से लगा था। तो मैं लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। तो वहाँ से मैंने फिर 1% क्लब का हायरिंग का आया था, तो वहाँ पे मैंने मेरा रिज्यूमे डाला था। एंड मैंने रिज्यूमे एज़ अ फ्रीलांसर डाला था क्योंकि तभी मैं फ्रीलांसर था। एंड जो सेकंड सबसे ईज़ी वे रहता है, वो ये रहता है कि गूगल फॉर्म्स जो सामने से ही देते हैं, यूट्यूब चैनल्स जो गूगल फॉर्म सामने से देते हैं। जैसे आपने काफ़ी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को देखा रहेगा कि उन लोग बोलते हैं कि हम हायर कर रहे हैं, तो हम हायरिंग कर रहे हैं तो ये गूगल फॉर्म भर दो करके। जब मैंने गेट सेट फ्लाई में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मैंने गूगल फॉर्म से डायरेक्ट अप्लाई किया था। तो मैंने गूगल फॉर्म में मेरा नाम, मेरा एड्रेस वो सब डाल दिया था कि मेरा ये पोर्टफोलियो है। एंड उसके बाद मुझे वहीं से फ़ोन आ गया था वैसा। लिंक्डइन से मुझे लगता है कि जल्दी रिप्लाई आता है क्योंकि लिंक्डइन पे उन लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं अगर आप कॉर्पोरेट एडिटिंग में जा रहे हो तो। एंड सेकंड वो है कि अगर आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है या कोई जिसको आप बहुत ज़्यादा अप्रेस करते हो, तो अगर उन लोग को हायरिंग चाहिए रहेगी तो उन लोग अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते कि गूगल फॉर्म का कि वी नीड दिस, या अभी के क्रिएट्स एंड वो सारे लोगों ने भी काफ़ी ये सारी चीज़ें की थी कि उन लोग कम्युनिटी पोस्ट में अपना डाल देते थे कि हमें स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। तो ऐसे मतलब आप ना जो जो प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, उन प्लेटफॉर्म पे थोड़े एक्टिव रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है करके, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट एंड वो सारी चीज़ों पे वो डालते रहते हैं। क्या इसके लिए इंग्लिश ज़रूरी है? जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले बताया कि आप फॉरेन क्लाइंट भी हैंडल किए हैं, आप जॉब इंटरव्यू भी क्रैक किए हैं, तो इसके लिए क्या इंग्लिश नेसेसरी होता है? हाँ, लाइक इंग्लिश ऐसा है कि आपको एकदम ऐसा कोर लेवल की इंग्लिश भी नहीं आनी चाहिए कि आप एकदम हैं फॉरेनर ही बन जाओ। बट ऐसा है कि आपको एक कम्युनिकेशन वाले जितने होते हैं ना कि आप बात कर पाओ। तो आप मतलब बात कर पाओ उतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि मोस्टली जब कोई इंडिया में इंटरव्यू ले रहा होता है तो मोस्टली थोड़े टाइम बाद उन लोग खुद भी हिंदी पे शिफ्ट हो ही जाते हैं। तो मेन ऐसा है ना कि इंटरव्यूअर भी फिर कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से फिर अडेप्ट कर लेता है खुद को फटाक से। तो उसे जैसे ही दिखता है कि सामने वाला इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो फटाक से हिंदी या इंग्लिश में शिफ्ट हो जाएगा। इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों। लेकिन अगर आप फॉरेन फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो ना, तो मोस्टली उनका ऐसा होता है कि वन ऑन वन उन लोग मीट बहुत ज्यादा कम करते हैं। तो अगर आप चैट पे भी बात कर रहे हो ना, तो चैट पे भी मोस्टली काम हो ही जाता है। तो चैट पे भी एकदम बेसिक इंग्लिश ये होती है कि आप मतलब कम्युनिकेट कर पाओ। तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कोर लेवल पे अगर फॉरेन क्लाइंट से टारगेट करना है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अच्छा विवेक भाई, ये बताइए कि अगर कोई क्लाइंट या बॉस ने आपको कोई फीडबैक दिया कि ये आपको इम्प्रूवमेंट करना है या कोई सा भी फीडबैक, तो आप कैसे इसे हैंडल करते हैं? हम्म कैसे इसे लेते हैं? हम्म हम्म हाँ, तो ये एक फैक्टर है कि ना मतलब क्रिएटिव लोगों को हैंडल करना ना बहुत मुश्किल है। लाइक क्रिएटिव लोग ना बहुत ढीठ होते हैं उन लोग। उनको ऐसा होता है कि जो मैंने बनाया है वो ही सही है ऐसा। एंड उसके चक्कर में ऐसा होता है ना कि फ्रिक्शन कभी कभी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है एक टीम लीडर या जो मैनेजर होता है उसके बीच में और एडिटर के बीच में ना बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है
कि एडिटर बोलता है ये मैंने बनाया, क्योंकि हम अपना टाइम डाल रहे हैं ना उधर, लाइक 1-2 घंटा या बहुत सारे टाइम हम जब डालते हैं तो हम उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो ना ये चीज मैंने सीखी कि ना मैं प्रोजेक्ट से अब बहुत ज्यादा अटैच होना मैंने कम कर दिया है। क्योंकि कैसा होता था ना कि स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं प्रोजेक्ट से बहुत अटैच हो जाता था कि यार ये एनिमेशन को मैंने 3 घंटा लेके बनाया, ये तो मतलब अप्रूव होगा ही होगा। फिर ऐसा होता था कि वो पूरा एनिमेशन ही चेंज करवा देते थे, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि भाई ये क्या हो रहा है करके ऐसा। तो इसके बाद फिर मैंने ना धीरे-धीरे थोड़ा अपने प्रोजेक्ट से अटैच होना कम कर दिया। अटैच होना कम कर दिया इन द सेंस कि मैं ऐसा सोचता था कि इस पे चेंजेस आ सकता है, लेकिन मैं उस चेंज को हमेशा ऐसा सोचता था कि ये मेरे वीडियो या मेरे एनिमेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो हमेशा मैं जो फीडबैक जो मुझे मिलता था ना, मैं उसे काउंटर भी करता था। अगर मुझे वो बहुत ज़्यादा गलत लगता तो मैं काउंटर भी करता था, लेकिन मैं हमेशा उस फीडबैक को ऐसा लेता था कि ये फीडबैक अगर मैंने अप्लाई किया तो मेरा जो एनिमेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, और इसके बाद अगर मैंने इस फीडबैक को अप्लाई किया तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। एंड एक्चुअल में वो चीज़ होती भी थी कि मेरा जो फर्स्ट एनिमेशन होता था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता था और जो फाइनल एनिमेशन होता था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था ऐसा। क्योंकि मैं उसे सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ ना कि मैंने बनाया तो बेस्ट बनाया। लेकिन जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हो या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जब देखते हो, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट करती है ऐसा। तो आप खुद के फैन बॉय होना जब छोड़ दोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती है। अच्छा विवेक भाई, क्या आपने कोई चैलेंजेस फेस किए हैं बड़े क्रिएटर के साथ वर्क करते हुए या वीडियो एडिटिंग के जर्नी में? हाँ, लाइक मतलब जो मैंने जब बड़े क्रिएटर्स के साथ काम किया है ना, तो मोस्टली मैंने जब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के इसमें काम किया है, तो ऐसा है ना कि जब आपके मल्टीपल लेवल्स पे चेक होते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव बीच में आ रहे होते हैं, लाइक 3-4 लोगों के अलग-अलग पर्सपेक्टिव आ रहे होते हैं, फिर आपका भी ऐसा होता है। तो इसमें कैसा होता है ना कि जब मल्टीपल लेवल के चेक होते हैं, जो भी कंपनी में या कहीं पे भी आप जा रहे हो, जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये एक के ऊपर दूसरा पर्सन है, दूसरे के ऊपर तीसरा पर्सन है। तो इसमें कैसा होता है ना कि अभी मैं मेरे साइड से बना रहा हूँ, फिर सामने वाला फीडबैक दे रहा है, फिर उसके ऊपर वाले कोई और फीडबैक दे रहे हैं, फिर उसके ऊपर, तो ऐसे में क्या होता है ना कि इसमें जो एडिटर है ना वो पूरा पिस जाता है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल फेस किया है कि इसमें ऐसा है कि आपको क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा सामने वाले से पुश होता है कि कुछ क्रिएटिव बनाओ या कुछ प्रीमियम बनाओ। लेकिन ऐसा है ना कि आप एक ही एनिमेशन के 3 से 4 वेरिएशन बना देते हो, जिसके चक्कर में आप वहाँ पे भी टाइम नहीं डाल पाते हो, एंड जो डेडलाइन्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। क्योंकि कैसा है ना कि इसमें एक मेंटल प्रेशर वो आता है कि डेडलाइन का बहुत ज़्यादा आता है कि जैसा अभी समझो कि वीडियो जाने वाली है तो 2 दिन में जाने वाली है या 3 दिन में जाने वाली है। लेकिन ऐसा है ना कि आप ये मल्टीपल लेवल चेक्स के चक्कर में आप एक ही एनिमेशन में आपने इतना टाइम डाल दिया कि जिसकी वजह से आप बाकी की चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाए। और उसमें कैसा होता है कि आपके परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक होता है, एंड वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं कि आपका परफॉर्मेंस भी, जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो परफॉर्मेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हर वीडियो में आपको अपना बेस्ट ही देना है ऐसा। क्योंकि दे वांट बेस्ट, मतलब वो यूट्यूब पे या ऐसा कुछ भी ऐसा फालतू का चीज़ नहीं डाल सकते कि भाई ऐसे हो गया कि ऐवे ही अप्रूव कर दो। तो उन्हें एकदम बेस्ट चाहिए होता है, तो आपको हर वीडियो में एक बेस्ट परफॉर्मेंस वो करना पड़ता है। तो ये मुझे एक एज़ अ चैलेंज लगा था स्टार्टिंग में, बट उसकी भी आदत हो गई थी। एंड जो स्ट्रगल का पॉइंट वो है कि जब भी आप एडिटिंग या ऐसे कोई क्रिएटिव फील्ड चालू करते हो जिसके रिलेटेड आपके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं है, तो उसमें कैसा होता है कि उन्हें समझाना वो चीज़ काफ़ी हार्ड होती है, क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाते या वो कैसा है कि उसका आंसर उन्हें जल्दी नहीं मिलता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेट करते हैं पेरेंट्स, बट जैसे-जैसे उनको दिखता है कि बच्चा ग्रो कर रहा है, तो उन्हें भी एट द एंड चाहिए होता है कि बच्चा ग्रो करे और उसका करियर अच्छा बने। तो उसके चक्कर में फिर वो भी फिर धीरे-धीरे सपोर्ट करने लग जाते हैं। बट स्टार्टिंग में ऐसा था कि सपोर्ट था, बट थोड़ा हेजिटेशन था कि इसमें करियर बनेगा कि नहीं बनेगा या कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि भगवान की दया से सब बढ़िया ही हुआ है, तो अभी ऐसा है कि अभी सपोर्ट मिलता है, कंटेंट क्रिएशन में भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन वही है कि ये सारी चीज़ें तो थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में, बट एक बार आपकी गाड़ी चल गई तो फिर एडिटिंग में बहुत सही है। करेक्ट। तो इन द एंड आपकी क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी एक वीडियो एडिटर के लिए? मेरी जो पीस ऑफ एडवाइस होगी वो ये होगी कि वीडियो एडिटिंग जो है वो काफ़ी लॉन्ग रन वाला गेम है। लाइक अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए अगर इसे परस्यू कर रहे हो तो ही इसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हित पे होती है। तो मतलब आपको स्टार्टिंग में ही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद मिलेंगे। लाइक मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 2019 से मैंने स्टार्ट किया था।
फिर मैंने जब बीकॉम के 3 साल किए तो 0 पैसे पे मैंने चीज़ें की, मैं करते गया। लेकिन ऐसा है कि जब आप खुद से आप खुद के कॉम्पिटिशन आप खुद हो। कोई और नहीं है। जैसे वीडियो एडिटिंग एक ऐसी फील्ड है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। मार्केट भरा हुआ है लोगों से, लेकिन ऐसा है कि जिस दिन आपने खुद ने सीखना बंद कर दिया ना, आप खुद ही इस मार्केट से खुद ही हट जाओगे। कोई दूसरा पर्सन आपको हटाने नहीं आएगा, या कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब खा लेगा। लेकिन ऐसा है कि जब तक आप सीख रहे हो ना, ये सीखने वाली फील्ड है, एंड इसमें एक पॉइंट के बाद रिजल्ट आता ही है, चाहे आप कितने भी नूब एडिटर हो। जो मेरा फर्स्ट, मुझे अभी भी याद है जब मैं यहाँ गेट सेट फ्लाई में ज्वाइन हुआ था, जो मेरा फर्स्ट एनिमेशन था वो कुछ ऐसा दिखता था, एंड जो मेरा फाइनल एनिमेशन था, जो मेरा लेटेस्ट वीडियो में एनिमेशन था, वो कुछ ऐसा दिखता है ऐसा। तो मतलब एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि जितना टाइम आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, एंड एक्सपोनेंशियल मिलेगा ऐसा। तो विवेक भाई, थैंक यू वेरी मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए, इतना बढ़िया चीज़ें बताने के लिए इस पॉडकास्ट में। आई थिंक ये वीडियो एक वीडियो एडिटर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम ब्रो, सेम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी इंटरैक्टिव बातें हुई, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैं जितना एक्सप्रेस कर सकता था मैंने की। अब देखते हैं जी, थैंक क्या यू वेरी होता मच है। विवेक भाई।